नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत देव आप सभी का पवन वाग एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, भारत यह कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का अर्थ है प्रधान यानी प्रमुख। जो देश कृषि पर निर्भर है, जिस देश में कृषि ये सर्व प्रमुख ऐसा व्यवसाय माना जाता है, जिस पर इस भारत देश की संपूर्ण जनता निर्भर है, ऐसा सर्व प्रमुख अगर कोई व्यवसाय है तो वह है कृषि। और इस कृषि करने वाले व्यक्ति को हम कृषक कहते हैं। तो ऐसे ही भारत के किसान के बारे में क्या उसकी मनीषा है, क्या उसकी इच्छा है, किस प्रकार वो अपने विचार व्यक्त करता है, इसके बारे में आज एक पद्य काव्य के माध्यम से आज हम एक कविता देखने वाले हैं, जिसका नाम है कृषक गान। ओके, और ये कृषक गान, ये कविता जो है वो दिनेश भारद्वाज जी इनके द्वारा लिखित है। तो आइए सर्वप्रथम काव्य को देखने से पहले, काव्य आरंभ करने से पहले उस काव्य के जो कुछ कवि हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। दिनेश भारद्वाज जी, इनका जन्म मुरैना मध्य प्रदेश यहाँ पर हुआ। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। जमीन से जुड़ी रहती, शब्द का अर्थ नहीं लेना है। जमीन से जुड़े रहने का अर्थ होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार से केवल मन में आया इसलिए लिख दिया, कल्पना की, ये काव्य में नहीं रहता है। तो जमीन से जुड़े यानी जो रियलिटी है, जो सत्यता है, ये सत्यता इनके काव्यों में दिखाई देती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियां, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। तो यहाँ पर देश की मिट्टी की सुगंध का अर्थ होता है जो भी भारतीय जनमानस में दिखाई देता है, ऐसे भारतीय लोगों के माध्यम से अपने काव्य को उन्होंने सजाया है। यानी अपने काव्य के माध्यम से सामान्य रूप में भारतीय जनता कैसी है, ये दर्शन उन्हें इस काव्य के माध्यम से बताया है। आगे देखिए, इनकी कृतियां है जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, ये कविता संग्रह है। एकात्म, ये दोहा संग्रह, और आदि अनेक रचनाएं इनके द्वारा की गई है। आगे देखिए, पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। अभी देखिए, भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया है, वैसे वैसे किसान का जो महत्व है ये कम होता चला गया है। एक जमाना था जब भारत में किसान बहुत ही आनंद के साथ रहता था, लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण भारत की जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक स्थिति है, ये संपूर्ण रूप से मानो बदलने लगी है और किसान की जो दशा है ये दुर्दशा की तरफ बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, जो मौसम बदल रहा है, इस मौसम बदलने के कारण जो मौसम चाहिए उस मौसम में वो स्थिति न होने के कारण विपरीत स्थिति हो रही है, और इसी के कारण भारतीय किसान परेशान है। तो इसकी ये परेशानी, इसकी ये दुर्दशा लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को क्या लगता है कि किसान बस बीज बो देता है और बहुत सारा धान उसे मिल जाता है और आराम से उसकी जिंदगी कटती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। जमीन पर रहते हुए किसान अपना काम जब करता है तो ये काम करना भी आसान नहीं है, और आज उसकी स्थिति किस प्रकार विपरीत है ये उन्होंने इस काव्य के माध्यम से उसकी दुर्दशा का वर्णन जो वो किया है। देखिए, शब्द जिस प्रकार है वैसे ही लगभग अर्थ निकल रहा है। कई कई जगह पर लक्ष्यार्थ यानी शब्द एक है, उसका अर्थ कुछ अलग है। तो देखते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पत झर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लू, उस कृषक का गान कर लू। उस कृषक का गान कर लू यानी उस कृषक का मैं गुणगान कह रहा हूं, उसकी जय जयकार कर रहा हूं। कैसा कृषक है? तो अब यहाँ पर जो शब्दशः अर्थ उन्होंने दिया है कि ये अर्थ बिल्कुल ही मानो विपरीत है। ओके, यानी विपरीत परिस्थिति में जो रह रहा है लेकिन फिर भी जो आत्मसम्मान के साथ रह रहा है, ऐसा ये किसान है। तो इसका मैं जयगान कर रहा हूं, ऐसे कवि कहते हैं। तो कैसा ये कृषक है? हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है।
संतोष यानी आनंद, समाधान जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन, तो ये किसान जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, ना सामाजिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी है, समाज में उसको कोई मान सम्मान नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी बहुत ज्यादा कष्ट करने के बावजूद भी उसमें संतोष है। और वो कह रहा है कि मानो ये संतोष रूपी तलवार हाथ में ले जो उड़ रहा है, अब ये इतना काम कर रहा है कि मानो वो उड़ रहा है, ओके, और आने वाले संकटों पर वो किस प्रकार जीत कर पाता है, तो उसके पास मानो संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, जिसको हम मन की एक बहुत अच्छी अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये सेटिस्फैक्शन जो है ये इस किसान के पास है, और मानो इस संतोष रूपी तलवार के कारण वह हर संकट पर मानो जय पा रहा है, विजय पा रहा है। लेकिन उसका जगत, उसका जो जीवन है ये आसान नहीं है। वो कहते हैं कि जगत में मधुमास, तो मधुमास का अर्थ होता है वसंत ऋतु, यानी दुनिया में मानो वसंत ऋतु छाया है, यानी दुनिया आनंदित है। क्यों? पैसे के कारण। दुनिया को पैसे कमाने का जो माध्यम है ये अलग अलग स्वरूप से बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन इस किसान के ऊपर क्या है, उस पर सदा पतझड़ छाया है। पतझड़ का अर्थ आपको पता है, पतझड़ यानी जब निसर्ग में, प्रकृति में पेड़ों से पत्ते जो है झड़ते हैं, सब तरफ रूखा सूखा होता है, ओके। तो यहाँ पे दुनिया के लिए मानो ये जो है मधुमास है, वसंत ऋतु है, सब तरफ बहार है, लेकिन इस कृषक के जीवन में मानो पतझड़ है, यानी दुखी भरे हुए, सब तरफ रूखापन है और दीनता अभिमान, जिसका अभिमान क्या है, दीनता, गरीबी, ठीक है, दैन्य, ये मानो वो इसको अपना मानो अभिमान बना रहा है। आज उस पर मान कर लूं, मान करने का अर्थ होता है अभिमान कर लूं। ऐसी बुरी हालत में जीते हुए भी वो संतोष रूपी तलवार से सदा जय पाने की ही अपेक्षा रहता है। ऐसे किसान पर मैं मान करूं, उसका मैं अभिमान करूं, उस पर मैं गर्व करूं, ऐसा कवि कहते हैं। और वो कहते हैं कि उस कृषक का गान कर लूं, ऐसे कृषक का सचमुच में मैं गान करूं। अगला जो कड़वा है वो देखिए, चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधु रस बनाया। जगत में यानी पूरे विश्व में मानो उस किसान का खून चूसा, वो अपने पसीने बहाकर, अपना रक्त जलाकर, मेहनत से ये धान जो है वो बोता है, संपूर्ण जगत को पालता है, और इसीलिए जगत ने मधुरस बनाया, ऐसा कहा है। तो क्या कहे के, मानो उस श्रम का रक्त चूस कर, उस किसान की श्रम रूपी रक्त चूस कर मानो ये जगत जो है वे मधुरस बना रहा है। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, ओके। अब एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, सृजक यानी ईश्वर, तो इस ईश्वर ने धूप और छाया सबके लिए समान बनाई है, लेकिन मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं मैं। तो याद देखिए, सब लोग धूप और छाव सबके लिए समान है, लेकिन ये बेचारा किसान जो है हमेशा धूप में ही मर रहा है। और इसीलिए कवि कहता है मनुष्यता के ध्वज तले, मनुष्यता यानी मनुष्यता, ठीक है, मानो उस मनुष्यता के ध्वज तले मैं इसका मानो आवाहन कर रहा हूं, ठीक है, यानी इसका पूजन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मनुष्यता का ये तत्व होता है कि जो उस मनुष्य के लिए मर रहा है, जो उस मनुष्य के लिए काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए मनुष्यता, ये गुण जिसमें है, वो मनुष्यता का गुण ही उस मनुष्य को ऐसे व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करने की मानो सीख देता है जो उसके लिए मानो मर रहा है। तो ये किसान जो है अपना खून पसीना एक कर सारे मनुष्य जाति को मानो पालने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि उस मनुष्यता के ध्वज के कारण, उस मनुष्यता के ध्वज के तले मैं इसका अभिमान कर रहा हूं, मैं इसका गान कर रहा हूं, ठीक है, उस कृषक का गान कर लूं। किस कृषक का? तो ऊपर जो बातें बताई गई है, दोनों भी काव्य पंक्तियों में, कड़वों में जो बातें बताई गई, ऐसे कृषक का मैं गान कर लूं। अब आगे वो बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। ये सारा कार्य कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। कैसा है वो? विश्व का पालक बन जो, पालक यानी पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स, अभिभावक जिसे कहा जाता है मराठीमध्ये ज्याला आपले पालक म्हणतो आपण, बरोबर, आई वडील। वैसे ही अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विश्व का पालक बन जो, ये पूरी दुनिया का मानो पालक है। मानो इसी किसान के कारण सारी दुनिया आज खा रही है और जी रही है। तो ऐसे ये विश्व का पालक बना है, अमर उसको कर रहा है, कि पूरी दुनिया को मानो ये अमर कर रहा है, बराबर ना। अभी अमर का अर्थ या शब्दशः नहीं लेना है, यानी जो कभी मरता नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जिसकी जिंदगी अच्छी तरह से चल रही है, विचारों के रूप में हम जिंदा रहते हैं, बराबर है।
तो हमारे विचार लोगों तक कब तक जाएंगे, कब जाएंगे? जब हम जीवित रहेंगे और कुछ कार्य कर पाएंगे। तो हम जीवित रह रहे और कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे किसान है। तो मानो इस दुनिया को ये अमर कर रहा है। आगे क्या कहा है उसने? किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। किंतु अपने पालितों के पद दलित वो मर रहा है। तो अब यहां पर जिसने उनको पाला हुआ है, जिसने उनको आश्रय दिया है, ऐसे लोगों के कारण ही या ऐसे ही लोग उसको क्या कर रहे हैं? पद दलित हो मर रहा है। मानो आज जो दुनिया अपने आप को श्रेष्ठ बता रही है पैसों के कारण, इज्जत के कारण, आलीशान घरों के कारण, ऐसे ही लोग उसको क्या कह रहे हैं? पद दलित हो मर रहा है। ऐसे ही लोगों के कारण वो मानो अस्पृश्य सा हो गया है, ठीक है, जिसे समाज अपने में समाविष्ट नहीं करना चाहता है। देखो आप किसान है, उसके कपड़े मैले होंगे, क्यों? क्योंकि वो बेचारा मिट्टी में काम करता है। शायद वो दिखने में इतना अच्छा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि दिन भर धूप में वो मरता है। तो ऐसे गंदले कपड़ों वाला जिसकी सूरत अच्छी नहीं है, ऐसा किसान बाह्य रूप से लोगों को दिखाई देता है, लेकिन उसका अंदरूनी जो मन है यह हमें दिखाई नहीं देता है। और यही दुनिया देख रही है कि वो ऊपर से कैसे दिखाई देता है। आज की दुनिया ही है ऐसी कांच की है जो केवल चमक दिखती है, ठीक है, लेकिन किसान का मन मानो सोने का है, हीरे का है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए मर रहा है। लेकिन आज वही दुनिया मानो उसको पद दलित कहकर अपने से दूर कर रही है, अस्पृश्य कहकर अपने से दूर कर रही है। आज उससे कर मिला, न सृष्टि का निर्माण कर दूं। कर यानी हाथ, आज उससे कर मिला यानी मैं उसका, मेरे हाथ उसके हाथों में दे दूं और इस नई सृष्टि का मैं निर्माण करूं, ऐसा कभी कहता है। नई सृष्टि यानी कौन सी? तो जिस सृष्टि में किसान को मान सम्मान दिया गया है, ऐसी सृष्टि का मैं निर्माण करूं, ऐसा कभी कह रहा है, ठीक है। देखो हमारे जो पालित होते हैं, यानी हमें जो पालते हैं, ऐसे माता पिता को हम कभी भूलते नहीं है। तो याद रखना चाहिए इस दुनिया का पालन करता यानी किसान है, लेकिन ऐसे किसान को ही आज दुनिया अपने से दूर कर रही है। तो कवि कहता है कि मानो मैं ऐसी सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूं, इस किसान के साथ मिलके जो काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मान दे। तो आज की स्वार्थी दुनिया, आज की स्वार्थी सृष्टि उन्हें पसंद नहीं है, और इसीलिए वो कहते हैं कि उस कृषक का गान कर दो। किस कृषक का? कि जिसने इस दुनिया को पाला है, ऐसे कृषक का मैं गान कर लूं, ये कवि कहते हैं। आगे क्या कहते हैं देखो, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ठीक है, क्षीण निज बलहीन तन को, आज उसका तन यानी शरीर क्षीण हो गया, शक्तिहीन हो गया, काम कर कर वो मर रहा है। तो ऐसी अवस्था में निज तन को मानो वो पत्तियों से पाल रहा है, खाने के लिए उसकी चीजें नहीं मिल रही है, तो घास फूस खा के यानी सामान्य सा जीवन वो जीवित हो रहा है, और बहुत ही बलहीन ऐसे शरीर को वो पत्तियों से मानो पाल रहा है, ठीक है। उस उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसर है, उसर यानी जिसमें कोई धान नहीं आती, बंजर, तो ऐसे इस जमीन को अपने खून से वो सींच रहा है और उर्वरा कर डालता जो, उर्वरा यानी जिसमें फसल अच्छी आती है, ठीक है, मराठी में सुपीक म्हणतात, ठीक है। तो ऐसे उस जमीन को उर्वरा वो कर रहा है। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर दो। सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस। तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्भाग्यता है। हम केवल ईश्वरों को या फिर कोई लोग असुरों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग जो जीवित है उनमें ईश्वर नहीं देखते। देखो बड़े बड़े संतों ने कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, तो जीवित व्यक्ति के अंदर हमें जो है वो ईश्वर देखनी चाहिए। हमारे माता पिता हमारे ईश्वर है, वैसे ही ये किसान भी हमारे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, बराबर है। और इसलिए कवि कहते हैं छोड़ सारे सुर असुर, सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस। तो इन देवताओं को, इन राक्षसों को, इनकी पूजा करना मानो मैं बंद कर रहा हूं और मैं आज उसका ध्यान कर लूं, ठीक है। अब पूजा बंद कर रहा हूं ऐसे वो इनका ये कहना नहीं कि वो देवताओं का ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन अब इस किसान के रूप में भी हमें देवता जो है वो नजर आनी चाहिए और उसका ध्यान हमने करना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे हम ईश्वर का सम्मान करते हैं, ईश्वर स्वरूप माता पिता का सम्मान करते हैं, बड़े लोगों का सम्मान करते हैं, वैसा ही सम्मान हमें आज इस किसान के बारे में जो है वो करना चाहिए। और उस कृषक का गान कर दो, ऐसे कृषक का मैं गान करूं, ऐसा कभी कह रहे हैं। गान करूं यानी उसका सम्मान मैं करूं। आगे वो कहते हैं यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे।
रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, छोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। अब यहाँ पे जीवन कैसे बन गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जीवन यंत्रवत बन गया है। तो वो कह रहे कि यंत्रवत जीवन बना है, मांगते अधिकार सारे। किसी के मन में भी मनुष्यता का गुण नहीं है, किसी के मन में भी संवेदना नहीं है कि वो किसान बेचारा मर रहा है, ठीक है। मानो जैसे यंत्र होते हैं जिनको भावनाएं नहीं होती, आज सारी मनुष्यता मानो यंत्रवत बन गई है, जिसके मन में कभी भी उस किसान के प्रति सम्मान की भावना, उसके दुख को जानने की भावना नहीं है। और इसीलिए कभी कहते कि ये जगत, ये विश्व कैसा बन गया है, यंत्रवत जीवित बना है, ठीक है। हर कोई जीवित मानो यंत्रवत बना है, जिसमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। मांगते अधिकार सारे, लेकिन इन सबको क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। देखना आज समाज की स्थिति बहुत ही बुरी है। हर किसी जाति को लगता है हमें आरक्षण मिले, हर किसी जाति को लगता है कि हमारी जाति को, हमारे समाज को बहुत कुछ मिले, भले हम कष्ट न करें या न करें, ठीक है, लेकिन हमें कुछ न कुछ फायदा जरूर मिले, ठीक है, बिना कष्ट का कुछ न कुछ हमें जरूर मिले। लेकिन किसान बेचारा ऐसा नहीं है, वो किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता है। वो अपने कष्ट के आधार पर, अपने बलबूते के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है। वो कभी भी कुछ चीज मांगता नहीं है, बराबर है। और रो रही पीड़ित मनुष्यता, सारी मनुष्यता मानो आज रो रही है, आज अपनी जीत हारे। वो जीत के भी मानो हार गई। याद रखना, दया की भी याचना कौन करता है, जो हारता है। आज मनुष्य के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वो किसी न किसी चीज से, दूसरे से अपेक्षा कर रहा है। और ये जीता हुआ मनुष्य, पूरी मानव जाति मानो हार गई है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में मान सम्मान से कौन खड़ा है, तो किसान खड़ा है। उसे किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है, तो अपने कष्ट के बलबूते पर वो जीवन जी रहा है, खुद भी जी रहा है और लोगों को भी पाल रहा है। भले ही उसको कष्ट सहने पड़े, भले ही उसको बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़े, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन जी रहा है। जोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं। अब देखो, कवि की अपेक्षा अलग है। वो मानो मनुष्य को भी ये स्थिति समझा रहा है, जोड़कर कन कन उसी के, यानी मनुष्य जाति के कन कन जो है मैं एकत्रित करूंगा और नीड़ का निर्माण कर लूं। नीड़ यानी घर, ठीक है। मूलतः नीड़ और नीड्य ये संस्कृत वर्ड है, जिसका अर्थ होता है घोंसला। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पंक्ति हिंदी में, संस्कृत में है, विश्वम भवतु ऐक्यनित्यम, सारा विश्व ये एक घोंसला बने, एक कुटुंब बने। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, अब यहाँ पे घोंसला यानी घर, किसान का घोंसला यानी किसान का घर। वो कह रहे हैं कि नीड़ का निर्माण कर लूं, उस किसान के लिए मैं एक बहुत ही अच्छे सुंदर विश्व का निर्माण करूं। ओके, घर का यानी मानो विश्व का निर्माण करूं, जिससे वो सुखी रहे, संपन्न रहे, उस कृषक का गान कर दूं। ऐसा जो किसान जो हमारे लिए बहुत कुछ देकर जाता है, जो किसान हमारे लिए अपनी जिंदगी मानो उल्टा रहा है, ऐसे किसान के प्रति मैं उसका सम्मान कर दूं, ये स्थिति बताई गई है, दर्शाई गई है। और विद्यार्थी मित्रों, जैसे भारत में देखा जाए तो अलग अलग राज्य में कृषि करने की, खेती करने की बहुत अलग अलग पद्धतियां हैं, बराबर है। तो आज हमारा किसान भाई, मूलतः महाराष्ट्र का किसान भाई, बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। आप वेदर के बारे में, प्रकृति के बारे में देख रहे हो, धूप के दिनों में भी जब फसल कटने आती है उस समय बारिश हो रही है। अभी महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, गेहूं है, कपास है, आम लगे हैं, ऐसी धुआंधार बारिश हो रही है कि वो फसल पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। याद रखना, किसी की भी 6 महीने तक आप अपनी संपत्ति खुले में आकाश के नीचे रखो, हिम्मत होगी नहीं होगी। लेकिन एक किसान है, वो फसल ही उसकी संपत्ति, और 6 महीने लगभग वो बाहर होती है आकाश के नीचे। क्या मन करता होगा उसका। वो फसल काटने को आती है, और ऐसे समय में बारिश के कारण या कभी कभी बारिश न होने के कारण बहुत से बार जो अलग अलग प्रकार की आपदाएं आती है, उसके कारण ये फसल उसके हाथ से निकल जाती है। तो ऐसा किसान जो हमारा पालन करता है आज बुरी अवस्था में है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, देखो, शिक्षा ने केवल अंक प्राप्त करना नहीं होता है। शिक्षा वो होती है जो एक मनुष्य को अच्छे विचारों से मनुष्य बनाती है। तो ये मेरे आपसे प्रार्थना है कि अगर आपकी स्थिति कुछ अच्छी हो, आपका जीवन अच्छी तरह से बीत रहा हो, तो निश्चित रूप से आजू बाजू के जो किसान है, आजू बाजू के जो मजदूर है, जिनके कारण हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, उनको किसी न किसी तरह की मदद कीजिए।
आर्थिक रूप से हो सके तो थोड़ी बहुत आर्थिक रूप से करो। आपके पास किताबें हैं, आपकी शिक्षा हो गई, तो उस किसान के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको अपनी किताबें दीजिए। सामाजिक स्थिति से बहुत सारे उत्सव हमारे यहाँ होते हैं, तो उन उत्सवों में बहुत सारा चंदा हम जमा करते हैं, तो उसमें से थोड़ा हिस्सा उन किसानों को दो। आपकी थोड़ी सी वो मदद उनको अपना जीवन गुजारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो यही मानो सीख इस कृषक गान, इस कविता के माध्यम से दिनेश भारद्वाज जी हमें दे रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और अगले एक बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण पाठ के साथ हम फिर पवन वाघ एकेडमी के इस YouTube चैनल पर मिलेंगे। ये आश्वस्त करके मैं आपकी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।